फ्रेंड, जय श्री शंभू। मैं पूनम सांगवान, स्वागत है आपका अपने चैनल अंतिल अकेडमी। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 का सेकंड चैप्टर ग्लोब अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, और साथ में मकर रेखा, कर्क रेखाएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी, जिसमें हमने पढ़ा था पृथ्वी के बारे में, और जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्का पिंड हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो जिससे हमें पता चला था कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल नहीं है। ये जो उनके ध्रुव हैं, उत्तर या दक्षिण ध्रुव हैं, उनकी साइड से थोड़ी सी चपटी है। आपको जियोग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी और हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी अगर आपको सीटेट में अच्छा स्कोर करना है। क्योंकि 40 नंबर का आपका कंटेंट आता है इन तीनों पार्ट से, हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी प्लस पॉलिटी, इन तीनों से 40 नंबर का कंटेंट आता है। 20 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। तो पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए तीनों पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। ये नहीं है कि भाई आप हिस्ट्री पढ़ते रहो या फिर आप जियोग्राफी पढ़ते रहो या फिर आप पॉलिटी पढ़ते रहो, तीनों पार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आज मैं है जो आपकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या लाइंस हैं, उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप नोट्स बना सकते हो, बहुत ईजी रहेगा। बाद में रिवाइज करना बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए ये नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बिल्कुल जो पृथ्वी की तरह दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, हम ग्लोब कहते हैं। कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है कि जैसे हमारी पृथ्वी दिखाई देती है वैसा ही क्या दिखाई देता है, हम ग्लोब दिखाई देता है। ग्लोब के विभिन्न आकार हो सकते हैं, छोटा और बड़ा। जो बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं, और जो छोटे ग्लोब होते हैं उनको पॉकेट या गुब्बारे वाले जैसे छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है, वह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। तो जो ग्लोब है हमारा वो स्टैटिक्स नहीं है, मतलब एक स्थिर नहीं है। इसको एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है। अगर स्थिर होता तो इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते थे। और इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है, इसको हम घुमा भी सकते हैं। आपने स्कूल ऑफिसेज में देखा होगा ग्लोब। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर हम क्या क्या देखने को मिलता है आपको। ग्लोब पर हम देश, महाद्वीप, महासागर, उनका सही रूप में, सही आकार में दिखाया जा सकता है। आसानी से बच्चों को समझाया जा सकता है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब से झुकी हुई है, वह झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, इसे अक्ष कहा जाता है। जहाँ पर ये सुई झुकी हुई होती है उसको क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो, ये सुई है, ये इस अक्ष पर झुकी हुई है, तो ये क्या कहलाता है, आपका अक्ष कहलाता है। और इसको ऐसे ही घुमाया जा सकता है जैसे कि पृथ्वी आपकी घूमती है। ये आपको पता होगा, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी कैसे घूमती है, हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये आपको पता होना चाहिए। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो पृथ्वी है जो आपकी कैसे रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। जैसे आपकी ग्लोब पर सुई है, ऐसी वास्तव में हमारी पृथ्वी पर कोई सुई नहीं होती। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। और यही काल्पनिक रेखा अर्थ को किस दो भागों में बांटती है। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये जो काल्पनिक रेखा ये अर्थ को दो भागों में बांटती है, जिसको हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। इससे ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, हमारा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध, जिसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर हम बोल देते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको आप नोट कर सकते हो कि ग्लोब क्या है, अक्ष किसे कहते हैं, और जो
अर्थ को 2 भागों में बांटती है उसको क्या कहा जाता है। आगे देखिए, अर्थ को 2 भागों में बांटते उसे क्या कहा जाता है? विषुवत कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, ये विषुवत हो गया आपका। तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा आपका? उत्तरी गोलार्ध। जो नीचे वाला होगा हिस्सा वो क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों क्या हो गए आपके? आधे भाग में डिवाइड करती है आपकी विषुवत रेखा। विषुवत वर्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वर्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जो ये आपकी समांतर रेखाएं जो होती हैं इनको क्या कहा जाता है? अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। और इनको किस में मापा जाता है? डिग्री में मापा जाता है। जैसे आप देख रहे होगे लिखा हुआ है 20 डिग्री उत्तर, 40 डिग्री उत्तर, या फिर नीचे की तरफ देखेंगे तो आप 20 डिग्री दक्षिण। इस तरीके से इसको क्या किया जाता है? मापा जाता है। और जो विषुवत है हमारा जो इक्वेटर है उसको उसकी जो अंश होती है वो क्या होती है? 0 डिग्री होती है। कि यहाँ पर जो विषुवत वर्त है वो शून्य अक्षांश को दिखाता है। जैसे चूंकि विषुवत वर्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वर्त का 1/4 है। कितने चौथाई है? 1/4 है। तो इसका माप होगा 360 अंश का 1/4। 360 अंश का 1/4 कितना हो गया? 90 डिग्री। और इसी प्रकार 90 डिग्री जो आपका उत्तर और 90 डिग्री क्या है आपका? दक्षिण। 90 डिग्री क्या हो गया आपका? उत्तरी अक्षांश। और 90 डिग्री क्या हो गया आपका? दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, ये दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि विषुवत किसे कहा जाता है, समांतर रेखाएं किसे कहा जाता है। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं और उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं। और इन टोटल ये कितने का? 360, परंतु इसका 1/4 माना जाता है। तो 1/4 कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। 90 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को, और जो 90 डिग्री है अंश दक्षिणी अक्षांश अर्थात दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वर्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और विषुवत वर्त के दक्षिण में स्थित सभी अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये तो आपको अभी ऊपर मैंने बता ही दिया कि जो ऊपर जो विषुवत से ऊपर की तरफ होंगी, उत्तर में होंगी, वो क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी। और जो दक्षिण में होंगी वो क्या कहलाएंगी? आपकी दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगी। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी दक्षिण को भी लिखा जाता है। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं तो 20 डिग्री उत्तर ऐसे, या 20 डिग्री दक्षिण ऐसे उसके साथ में नोट करते हैं, लिखा जाता है। उसकी डिग्री के साथ उसका मान भी लिखा जाता है। उदाहरण दे रखा है इन्होंने। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजॉन्ट दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं। लेकिन चंद्रपुर विषुवत के वर्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में है, ये उत्तर में है। और बेलो है जो हॉरिजॉन्ट जो है आपके विषुवत, ये आपके दक्षिण में स्थित है। ये जैसे ये इक्वेटर हो गया तो ये उत्तर में है और ये कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर और बेलो हॉरिजॉन्ट 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। कहने की बात यहाँ पर टोटली जो बात है वो क्या है कि हम साथ में उसके अंश के साथ में उसकी दिशा को भी दिखाते हैं कि भाई वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है, वो कौन सी है कि जैसे जैसे हम विषुवत वर्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। कि जैसे ये आपका इक्वेटर है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे जो है ये आपकी क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं, इनका आकार क्या होता जाता है? घटता जाता है। जैसे जैसे हम इन ध्रुव के पास आएंगे इनका आकार क्या होता जाता है? घटता जाता है। महत्वपूर्ण यहाँ से आपको अक्षांश और जो हमारे
ताप कटिबंध है उनको समझा जा सकता है डायग्राम से बहुत आसानी से, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए चलिए समझते हैं डायग्राम को। जो ये आपका है विषुवत वर्त या इक्वेटर जिसको हम कहते हैं, ये क्या दिखाता है, 0 डिग्री अक्षांश को दिखाता है। तो इससे ऊपर वाला हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध और इससे नीचे क्या हो गया आपका ये दक्षिणी गोलार्ध। इट इज़ क्लियर, आगे समझ में इतना। और ये जो होती है ये क्या कहलाती है आपकी कर्क रेखा, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये होता है आपका एंटार्क्टिक सर्कल, और ये होता है आपका आर्कटिक सर्कल। साथ में इनके जो अक्षांश है वो भी दिखाए गए हैं कि ट्रॉपिक मकर रेखा आपके किस अक्षांश पर 23 डिग्री एंड हाफ दक्षिण, और इधर आपकी उत्तर, और इधर आपका 66 एंड आर्कटिक सर्कल या जिसको हम क्या कहते हैं उत्तर ध्रुववर्त भी कहते हैं, 66 एंड हाफ डिग्री उत्तर। इस तरीके से इनको क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। साथ में इसके ताप भी बता रखें कि विषुवत रेखा के पास का जितना भी एरिया होता है, ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है उष्णकटिबंध। क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें है वो सीधा पड़ती है, इसलिए यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। तो क्वेश्चन में कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का एरिया होता है उसको उस भाग को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उसको उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। और फिर है आपका कि दक्षिण ध्रुववर्त और इधर आपका उत्तरी ध्रुववर्त और कर्क रेखा के बीच का जो ये हिस्सा, इसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन कहा जाता है। इसको टेम्परेट जोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। ये आपका दक्षिण में हो जाएगा, ये आपका उत्तरी हो जाएगा। और जो पोल्स हैं, पोल्स का पास का जो एरिया हमारा, जैसे यहाँ पर है आपका एंटार्क्टिक सर्कल और यहाँ पर है आपका आर्कटिक सर्कल, यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पर साल भर सूर्य की किरणें निकलती ही नहीं है, इस पूरे वर्ष यहाँ पर क्या पड़ती रहती है, बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ती रहती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, दक्षिणी शीत कटिबंध, और ये हो जाएगा आपका उत्तरी शीत कटिबंध। पूरा जो एरिया है ये बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आपने पढ़ लिया, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा का जो अक्षांश है ये 23.5 डिग्री उत्तर, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होती है आपकी, जिसका अक्षांश क्या होता है 23.5 डिग्री दक्षिण दिखाया जाता है। विषुवत वर्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुववर्त, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी वर्त। ये आपने यहाँ पर डायग्राम में मैंने आपको यहाँ समझाई दिया है कि 66 डिग्री एंड हाफ ये आपका उत्तर में उत्तरी ध्रुववर्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुववर्त कहलाता है। अब बारी आती है पृथ्वी के ताप, ये भी हम डायग्राम में पढ़ चुके हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्यवर्ष में एक बार दोपहर सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की बात कर रहे हैं, तो ये जो आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा, तो ये जो एरिया है ये मैंने समझाया था आपको क्या कहलाएगा, उष्णकटिबंधीय कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें साल में एक बार सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जो सूर्य की जो ऊष्मा है, रोशनी है, वो ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर गर्मी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसे क्या कहा जाता है, टोरिड जोन। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको टोरिड जोन कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय इसको कहा जाता है। अब बारी आती है आपकी नेक्स्ट, देखिए डायग्राम से आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। कर्क रेखा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी
होती हैं, ये हमने समझ लिया। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा में उत्तरी ध्रुववर्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुववर्त के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय। जैसे ये आपकी अर्थ है, ये आपका क्या है इक्वेटर, ये आपकी कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा, ये आपका उत्तरी ध्रुववर्त, ये आपका दक्षिणी ध्रुववर्त। तो इन ये और ये इनके बीच का जो ये एरिया है ये क्या कहलाता है आपका शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें वो क्या पड़ती हैं तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, जिसे क्या कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब है शीत कटिबंध किसे कहा जाता है, तो शीत कटिबंध किसे कहा जाएगा, ये अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, विषुवत है, ये आपकी कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा, ये आपका दक्षिणी ध्रुववर्त और ये आपका उत्तरी ध्रुववर्त। तो ये जो एरिया है ये पोल्स के पास का हमारा ये क्या कहलाता है आपका शीत कटिबंध ये कहलाता है। आप पढ़िए उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववर्त ये हो गया और उत्तरी ध्रुववर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ये हो गया आपका, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। यहाँ पर पूरे साल क्या पड़ती रहती है आपकी बर्फ़ पड़ती रहती है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है शीत कटिबंध। ये आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं फ्रिजिड जोन जिसको कहा जाता है। फ्रिजिड मतलब नाम से पता, तुक्के से भी याद कर सकते हो, जहाँ पर जैसे फ्रिज्ड मतलब जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है वो कहलाता है आपका शीत कटिबंध। देशांतर क्या है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व से पश्चिम की ओर इन स्थायी की दूरी कितनी है। इन सभी रेखाओं को देशांतरीय यमोत्तर कहते हैं। क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। कैसे मापा जाता है, देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। कैसे मापा जाता है, अंश को मिनट में और फिर मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवर्त हैं और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं क्या होने लगती है, घटने लगती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों के पास जाते हैं, ध्रुव कौन से आपके ये यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाती है, इनकी दूरी बिल्कुल शून्य हो जाती है। जहाँ सभी देशांतर यमोत्तर आपस में मिलती है, यहाँ पर ये क्या होती हैं, सभी आपस में मिलती हैं। जैसे कुछ इस तरीके से यहाँ पर सभी क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमयोत्रों की लंबाई समान होती है। इनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। इसलिए इन अक्षांश रेखाएं हमने पढ़ी थी कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं वो घटती जाती है, परंतु वो आपस में टच नहीं होती। परंतु जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए इन्हें सिर्फ संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। ये डिसाइड किया गया कि भाई जहां ग्रीनविच जो ब्रिटिश राज की वेधशाला में स्थित है वहाँ से जो यमनोत्तर देशांतर रेखाएं गुजर रही है वहाँ से क्या किया जाए, गिनती को शुरू किया जाए। ये सभी ने डिसाइड किया, सभी देशों ने। इस यमोत्तर को यमोत्तर कहते हैं। जो हमारी जो ये रेखा होती है इसको क्या कहते हैं, प्रमुख यमयोत्र या प्राइम मेरिडियन भी इसे कहते हैं। इसका मान जो होता है क्या होता है, 0 डिग्री होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है ये आपकी क्या कहलाएगी, प्राइम मेरिडियन जिसको हम कहते हैं कि ये क्या कहलाएगी, और इसका मान यहाँ पर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अतः यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। 180 क्या हो जाएगी आपकी, इधर पूर्व और इधर आपका 180 डिग्री दक्षिण।
यामी-उत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में डिवाइड करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। वहाँ पर आपने पढ़ा था कि जो विषुववृत्त है वो भी अर्थ को दो भागों में बांटता है, वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और जो प्राइम मेरिडियन होती है वो आपकी अर्थ को दो भागों में बांटती है, परंतु कौन से गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व, उसके आगे हम क्या लिखते हैं? पूर्व। और इधर की साइड अगर हम चलते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? पश्चिम। अगर हम पश्चिम की साइड चल रहे हैं किसी स्थान को देखने के लिए तो पश्चिम लिखा मिलेगा, अगर पूर्व की साइड चल रहे हैं तो वहाँ पर क्या मिलेगा? पूर्व मिलेगा। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामी-उत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर यामी-उत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ये डायग्राम देखने के कह रहे हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश व देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता लगा सकते हैं। हमें किसी देश का पता लगाना है तो हम किससे पता लगा सकते हैं? ग्लोब से। पर उसके लिए हमें किसकी जानकारी होनी चाहिए? अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दे रखा है। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश पर एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की स्थिति होगी कि हमें उसके लिए किसी स्थान को देखना है तो क्या देखना पड़ेगा? उसकी अक्षांश रेखाएं भी देखनी पड़ेंगी और उसकी देशांतर रेखाएं भी देखनी पड़ेंगी। और जहाँ पर वो एक दूसरे को काटेंगी वो क्या होंगी? उस जगह की, उस देश की या उस स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन मानी जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या देख सकते हैं? एक स्थान की जानकारी आप ले सकते हैं कि कहाँ पर वो स्थित है। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रह की गति है। सूर्योदय उदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। कि सबसे अच्छा साधन किसको माना गया? चंद्रमा, ग्रह और पृथ्वी को माना गया। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से भी लगाया जा सकता है। हाँ, लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो दोपहर में होती है, दोपहर में सबसे छोटी परछाई बनती है और सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जो हमारी परछाई होती है वो कैसी होती है? लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित यामी-उत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामी-उत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी? दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है? हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर। इसलिए जब सूर्य आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर स्थित होगा तो उस समय जो यामी-उत्तर पर स्थित जितने भी जगह हैं वहाँ पर क्या होगी? आपकी दोपहर होगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रीनविच के पूर्व में जो स्थान है या देश है उनका समय ग्रीनविच के समय से क्या होगा? आगे होगा। किन से आगे होगा? जो पश्चिम में है। इस समय के अंतर की गणना हम कैसे कर सकते हैं? ये इन्होंने यहाँ पर समझा रखा है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है, अर्थात मतलब 24 घंटे में वो कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। अतः वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अगर हम 15 डिग्री की बात करें तो वो कितने में घूमती है? 1 घंटे में। और 1 डिग्री की बात करें तो वो कितने मिनट में घूमती है? 4 मिनट में। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व, जब ग्रीनविच पर 12 बजे हैं तो 15 डिग्री अगर हमें पूर्व की बात करें, इधर क्या होगा आपका पूर्व और इधर क्या होगा आपका पश्चिम। पूर्व में समय 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 क्यों किया? क्योंकि 15 डिग्री है और 4 मिनट है। 1 डिग्री को कवर करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट लगते हैं। तो 15 इंटू 4 क्या हो गया आपका? 60।
अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे है, वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम की अगर हम बात करेंगे, पश्चिम में अगर हम जाएंगे, जैसे ये आपकी क्या है, प्राइम मेरिडियन, अगर हम इधर पश्चिम की बात करेंगे तो वो 1 घंटा क्या होगा आपका पीछे होगा, और ये 1 घंटा क्या होगा आपका आगे होगा। वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे, यहाँ 12 बजे होंगे, और यहाँ कितने बजे होंगे, 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, और जब बीच 180 डिग्री की हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, मध्य रात्रि होंगे। यहाँ 11 बजे होंगे, यहाँ 12 बजे होंगे, और यहाँ क्या होगी आपकी मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे रहते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामयोत्र पर सभी स्थानों का स्थानीय मान समान है। अब बारी आती है हम मानक समय क्यों लेते हैं, हम स्टैंडर्ड टाइम क्यों लेते हैं। ये हमें पता है कि भाई यामयोत्र की वजह से जो स्थानीय समय होते हैं, जो स्थान होते हैं उनका स्थानीय समय में क्या मिलता है, डिफरेंस मिलता है। एक एग्जांपल से यहाँ पर समझा रखा है आपको। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका, असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामयोत्र के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। किसको माना जाए, मध्य भाग से जो होकर गुजरती है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है कि जो मध्य भाग से होकर गुजरती है उसको क्या माना जाता है, ये आपकी क्या कहलाती है, मानक यामयोत्र माना जाए। जैसे कि आपको यहाँ से आप देख सकते हैं भारत का जो मानक यामयोत्र है ये आपको पता होनी चाहिए, और क्वेश्चन इसमें सीटेट में पूछा भी गया है। तो क्या है हमारा 82 डिग्री एंड हाफ पूर्व, 82 डिग्री एंड हाफ ये दे रखा आपका पूर्व, और 82 डिग्री 30 और ये मिनट्स पूर्व, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड टाइम है। ये भारत के लिए क्या माना गया है, स्टैंडर्ड टाइम है। इस यामयोत्र के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किसको फॉलो करते हैं हम, ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि लंदन में 2 बजे हैं, लंदन में दोपहर के 2 बजे हैं, तो उस समय भारत में क्या समय होगा। तो हमारे और लंदन और हमारे यहाँ पर 5.5 घंटे का डिफरेंस है। वहाँ पर 2 बजे हैं तो यहाँ पर कितने बजे होंगे, 5.5 आप जोड़ दो, 2 में 5.5 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7.5, मतलब 5.5 घंटे का डिफरेंस हमारा है। तो जब वहाँ 2 बजे हैं तो यहाँ कितने बजे होंगे, 7.5 बजे होंगे। भारत ग्रीनविच में, ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। कितने आगे है, 5.5 घंटे आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजे होंगे तब भारत का समय क्या होगा, 7.5 होगा। ये क्वेश्चन में आया हुआ है, PYQ आप उठाकर देख सकते हो, उनमें आया हुआ है ये क्वेश्चन कि लंदन में 5 बजे तो उस समय भारत का समय क्या होगा। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है। जिन देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है वहाँ पर एक मानक समय नहीं, एक से भी ज़्यादा मानक समय हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने दे रखा है, उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। अगर किसी देश का देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है तो वहाँ पर एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम आपके हो सकते हैं। तो रूस में कितने आपके, 11। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है।
इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ये हमने पीछे पढ़ ही लिया। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, अपना साथ बनाए रखें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय शिव शंभू।